व्हाट इज गेट? गेट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सबका डिस्कशन इस सिंगल सेशन में हम लोग करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे गेट की हिस्ट्री, हम लोग डिस्कस करेंगे कि गेट एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं गेट एग्जाम के थ्रू, क्यों आपको गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, सिलेबस क्या है, अगर सिलेबस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का है फोर्थ ईयर का है तो आपको कब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी का भी डिस्कशन करने वाले हैं कि सर हम लोग गेट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, हाउ टू क्रैक द गेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सर हम ME प्लस XC के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, हाउ टू क्रैक गेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सर हम केवल XC के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। सर सिर्फ 6 महीने बचे हैं, गेट 2024 में एक बेहतरीन रैंक किस तरीके से आ सकती है, यह पूरा का पूरा डिस्कशन आज इस एक सिंगल सेशन में होने वाला है। चलो यस, ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की स्लाइड है मेरी। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2019-20 इंजीनियरिंग साइंसेस पेपर, और मुझे लगता है कि इस सेशन को लेने के लिए आई एम द राइट पर्सन, क्योंकि आई सिक्योर्ड गेट स्कोर ऑफ 1000 आउट ऑफ 1000। जो गेट 2019 में मेरा गेट स्कोर था वो 1000 में से 1000 था। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि किसी का गेट स्कोर 1000 आउट ऑफ 1000 हो। इनफैक्ट कई बार ऐसा देखा गया है कि ऑल इंडिया रैंक 1 का भी गेट स्कोर 1000 आउट ऑफ 1000 नहीं होता है ना। तो पूरा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपको ये जो वीडियो है लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं हर चीज एक एक करके सीक्वेंस में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हाट इज योर करंट ग्रेजुएशन कंप्लीशन स्टेटस। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के हैं तो यार A टाइप करो, अगर आप थर्ड ईयर के हो तो B टाइप करो, अगर फोर्थ ईयर के हो तो C टाइप करो, और अगर पास आउट हो तो यार D टाइप करो। फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करो ताकि मुझे पता चले, ताकि मुझे पता चले। वेरी गुड वेरी गुड। B C D A D D ओके, बहुत 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 फास्ट चल रहे हैं कमेंट्स, ठीक है। नाउ सबसे पहले व्हाट इज अ गेट? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। कौन करता है गेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट? बेटा ये जो 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, ISC बेंगलोर, IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की, ये 8 इंस्टीट्यूट मिलकर गेट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, हर साल इन 8 इंस्टीट्यूट में से एक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होती है, जो इस चीज का टेक केयर करती है कि आप लोगों के लिए वेबसाइट रिलीज की जाए ताकि आप गेट का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें, सेंटर्स रखे जाएं, एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएं, है ना। तो वो होती है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। अब मैं यहां पर स्टार्टिंग से ही आपके दिमाग में ये चीज डाल दे रहा हूं कि ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट का मतलब ये नहीं होता कि वही इंस्टीट्यूट पेपर बनाती है। The paper will be made by the professors of all these 8 institutes. और किस प्रोफेसर का क्वेश्चन गेट एग्जाम में आएगा खुद प्रोफेसर को भी नहीं पता होता, रैंडमली क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया जाता है। बेटा मैं सबके डाउट्स लेने वाला हूं, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जहां तक बात है 2019, तो IIT मद्रास वाज ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। 2020 IIT दिल्ली ने
ऑर्गेनाइज किया था, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट थी 2021 बॉम्बे, 2022 खड़गपुर, 2023 के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट थी आईआईटी कानपुर, और 2024 के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है दैट इज योर आईएससी बेंगलोर। दो 2025 आईआईटी रुड़की और 2026 जो है आईआईटी गुवाहाटी। तो आप देख सकते हैं कि हर साल एक एक करके जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं रोटेशन बेसिस पर गेट के एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, गेट के एग्जाम को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट बनते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया गेट 2024 के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है दैट इज आईआईसी बेंगलोर। नाउ थोड़ा सा गेट की हिस्ट्री समझते हैं बेटा। पहला गेट का एग्जाम जो था आईआईसी बेंगलोर ने कंडक्ट किया था। उसके बाद देखो 2023 में ऐसा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 2003 में ऐसा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 2005 में ऐसा हुआ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया गया। 2009 में पहली बार 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया। 2010 में जनरल एप्टीट्यूड को ऐड किया गया। 2023 में पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कंडक्ट किया गया। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि भाई 2013 की जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट थी दैट वाज माय कॉलेज आईआईटी बॉम्बे। उसके बाद 2016 में सिलेबस चेंज हुआ। 2019 में जो गेट है वो पहली बार इंटरनेशनली कंडक्ट किया। नाउ यहां पर मैं आपको ये टाइमलाइन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 2021 में कुछ ऐसा हिस्टोरिकल हुआ जिसने गेट एग्जाम को देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया। 2021 में अगेन आईआईटी बॉम्बे ने दो मेजर अनाउंसमेंट करी। वो दो मेजर अनाउंसमेंट क्या थी कि 2021 से जो थर्ड ईयर के कैंडिडेट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, यानी कि गेट का एग्जाम आप थर्ड ईयर में ही लिख सकते हैं। एंड यस, एक और मेजर अनाउंसमेंट हुई 2021 में, वो ये हुई कि आप गेट का एग्जाम 2 पेपर से लिख सकते हैं। और ये कंटिन्यूड है, यानी कि जितने भी फ्यूचर के गेट एस्पिरेंट्स हैं वो थर्ड ईयर में ही अपना गेट का एग्जाम लिख सकते हैं और वो गेट का एग्जाम 2 पेपर्स से लिख सकते हैं। नाउ थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। बेटा गेट का जो एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि आपके पास एक डेस्कटॉप होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा और आपको एग्जाम लिखना है। गेट का जो एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है। ये जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, 55 क्वेश्चंस ऑफ योर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चंस प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर आप सिविल के बैकग्राउंड से हैं तो सिविल के क्वेश्चंस प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। मार्किंग स्कीम क्या होती है? 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज बताता हूं बेटा, ये जो 65 क्वेश्चंस होते हैं, ये जो 65 क्वेश्चंस होते हैं इनमें से 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क ईच के होते हैं। जो 35 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स ईच के होते हैं और इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है। गेट का एग्जाम टोटल 29 पेपर्स में कंडक्ट होता है। मैकेनिकल इज वन ऑफ द पेपर, सिविल इज वन ऑफ द पेपर, इलेक्ट्रिकल इज वन ऑफ द पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द पेपर, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इज वन ऑफ द पेपर, एक्सी इंजीनियरिंग साइंसेज इज वन ऑफ द पेपर। अब जब आप
एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो जो आपके सामने गेट का क्वेश्चन पेपर होता है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जनरल एप्टीट्यूड एंड दूसरा जो भी आपने सेलेक्ट किया है, मैकेनिकल सेलेक्ट किया है या इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट किया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया है। याद रखना जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें एडेड होते हैं, ये जो आपने सेलेक्ट किया है ना इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे गेट का एग्जाम मैकेनिकल के पेपर से लिखना है, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड के अलावा यहां पर आपको मैकेनिकल के क्वेश्चन मिलेंगे प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वेटेज क्या है, जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आपका 15 मार्क्स का है और जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो कि यहां पर है, जिसके क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे, जो भी आपने सेलेक्ट किया है पेपर वहां मिलेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है 13 मार्क्स और बाकी का जो 70 मार्क्स 72 मार्क्स है वो आपका कोर होगा। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल आपने सेलेक्ट किया है तो मैकेनिकल के क्वेश्चन 72 मार्क्स के रहेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 13 मार्क्स के रहेंगे, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, 15 प्लस 13 प्लस 72 आपका हो गया टोटल 100 मार्क्स। थोड़ा सा चेंज यहां पर ये है कि अगर आप एक्सी का पेपर रहे हैं तो एक्सी में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो 15 मार्क्स का था। डोंट वरी, एक्सी का भी मैं पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करने वाला हूं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया गेट का एग्जाम जो है 29 पेपर्स में कंडक्ट होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, देखो ये जो कॉलम है यहां पर लिखा है पेपर का नाम और यहां जो है यहां लिखा है पेपर का कोड। तो पहले कॉलम में आपको 15 पेपर्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोड मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सिविल का कोड है सीई, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल का कोड है EE, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोड है EC, कंप्यूटर साइंस एंड IT का कोड है CS। तो 15 पेपर यहां पर हो गए, 14 पेपर्स आपके यहां पर हो गए और उनके कोड्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे। मैकेनिकल का कोड क्या है, ME, है ना। इंजीनियरिंग साइंसेस का कोड क्या है, XC। आप बोलते हो ना सर हमें गेट XC की तैयारी करनी है, तो XC इज द कोड ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस। तो 15 प्लस 14, 15 प्लस 14, 29 पेपर्स में कंडक्ट होता है। ऐसा सुनने में आया है कि हो सकता है गेट 2024 टोटल 30 पेपर में कंडक्ट हो। नाउ मैंने आपको अभी जस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई थी। क्या बताई थी कि जो गेट का पेपर आपको लिखना है अगर आप चाहें तो 2 पेपर से लिख सकते हैं। जो गेट का एग्जाम आपको लिखना है अगर आप चाहें तो 2 पेपर से लिख सकते हैं। यह कंपलसरी नहीं है कि आपको 2 पेपर से ही लिखना है, आप चाहो तो मिनिमम 1 पेपर से लिख सकते हो, आप चाहो तो मैक्सिमम 2 पेपर से लिख सकते हो। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन ये नहीं होनी चाहिए कि सर क्या मैं दूसरा पेपर बाकी 28 में से कोई भी चूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट है, वो बोलता है कि सर मेरा प्राइमरी पेपर तो मैकेनिकल है, अब मेरे पास बाकी बचे 28 पेपर, तो क्या मैं 28 में से कोई भी चूज कर सकता हूं? नो, यू कैन नॉट सेलेक्ट रैंडमली। हर प्राइमरी पेपर के अगेंस्ट में सर्टेन ऑप्शंस हैं सेकंड पेपर के। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो सिविल के लिए जो सेकंड पेपर्स अलाउड हैं एरोस्पेस, AG, AR, ES, GE, NM, XE। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो अलाउड है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिक्स। सिमिलरली मैकेनिकल के लिए जो पेपर्स अलाउड हैं एज ए सेकंड पेपर वो क्या है, AE एरोस्पेस, IN इंस्ट्रूमेंटेशन, NM नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, PI प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए XC इंजीनियरिंग साइंसेस। एंड यस 95% लोग इसी को ही सेकंड पेपर लेकर लिखते हैं, है ना। बेटा मैं आपकी सारी क्वेरीज लेने वाला हूं, डोंट वरी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर पेपर कोड के अगेंस्ट में, हर प्राइमरी पेपर कोड के अगेंस्ट में सेकेंडरी पेपर की चॉइसेस हैं। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर कौन कौन से ऐसे प्राइमरी पेपर हैं जिनमें XC एज ए सेकेंडरी पेपर अलाउड है।
अगर आपका प्राइमरी पेपर मैकेनिकल है तो आप एक्सी एज अ सेकेंडरी पेपर लिख सकते हैं। अगर आपका प्राइमरी पेपर एरोस्पेस है तो आप एक्सी एज अ सेकेंडरी पेपर लिख सकते हैं। अगर आपका प्राइमरी पेपर सीएच केमिकल है तो आप एक्सी एज अ सेकेंडरी पेपर लिख सकते हैं। केमिस्ट्री लिख सकते हैं, मेटलर्जी वाले लिख सकते हैं, सिविल वाले भी लिख सकते हैं। जो भी सिविल सीई पेपर कोड के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो चाहे तो एज ए सेकंड पेपर एक्सी लिख सकता है। फिजिक्स वाले लिख सकते हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल वाले लिख सकते हैं। नाउ सर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में? गेट एग्जाम में बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दूसरा है एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तीसरा है एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि एमसीक्यू क्या है, एमएसक्यू क्या है, एनएटी क्या है। देखो बेटा, एमसीक्यू में आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस होंगे। 4 में से कोई एक ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, आपको उस ऑप्शन को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए एक एमसीक्यू फ्रेम किया है, 3 + 4 = ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो ऑफकोर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो सी है, आप सी को चूज कर लोगे। एमसीक्यू में केवल एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है। नाउ व्हाट इज एमएसक्यू? एमएसक्यू में एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसके अगेंस्ट में जो भी 4 स्टेटमेंट हैं, एक या एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक ही सही हो, ऐसा भी हो सकता है कि 4 में से 2 सही हो, ऐसा भी हो सकता है 4 में से 3 सही हो, और ऐसा भी हो सकता है चारों सही हो। लास्ट ईयर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एमएसक्यू में केवल एक ही स्टेटमेंट सही था। तो बी केयरफुल, एमएसक्यू में एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, और चारों स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एमएसक्यू में आपके सामने लेकर आया हूं, 3 + 4 = स्टेटमेंट ए 6 + 1, स्टेटमेंट बी 9 - 2, स्टेटमेंट सी 8 - 1, स्टेटमेंट डी 10 - 4। तो आपको समझ में आ गया कि ए सही है, बी सही है, सी सही है। तो आप ए बी सी तीनों को सेलेक्ट करने वाले हो। व्हाट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन? आपके सामने कुछ क्वेश्चन होगा और लास्ट में एक स्पेस होगा, उस स्पेस को आपको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 = तो इस स्पेस में आप क्या लिख दोगे? 7। जस्ट ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि एमसीक्यू क्या होते हैं, एमएसक्यू क्या होते हैं, एनएटी क्या होते हैं। दिस इज योर एनएटी क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी बेटा? नाउ सर नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा सा बता दो, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सर कितनी होती है? अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1/3 विल बी नेगेटिव मार्किंग, और अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 2/3 विल बी नेगेटिव मार्किंग। ये जो एमएसक्यू है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और कोई भी पार्ट मार्किंग भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया इसमें 4 में से 3 स्टेटमेंट सही हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडिडेट ने अगर 2 स्टेटमेंट सही सेलेक्ट किए और वो अगर ये क्लेम कर रहा है कि 3 में से मैंने 2 स्टेटमेंट सही किए हैं तो मुझे 2/3 ऑफ मार्क्स चाहिए इस क्वेश्चन के, तो ऐसा नहीं होने वाला है। देयर इज नो पार्ट मार्किंग फॉर एमएसक्यू, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग आल्सो। एनएटी में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब है एग्जामिनेशन में जब भी आप बैठे हो, गेट का एग्जाम लिख रहे हो, एमएसक्यू एनएटी आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। यहां पर आप थोड़ा सा गैस वर्क कर सकते हैं। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है। नाउ सर हम अगर गेट का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हाउ मच फीस वी नीड टू पे फॉर गेट एप्लीकेशन? देखो जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है 850 रुपीज, जो SC ST PWD
कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं 850। इनके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1700, यानी कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का है 1700 रुपए, अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो भी 1700 रुपए, और अगर कोई ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी का है तो भी 1700 रुपए एप्लीकेशन फीस है। अब यहां पर एक और चीज ध्यान से सुनना, ये जो फीस मैंने आपको बताई, एप्लीकेशन फीस आपको बताई, ये पर पेपर है। फॉर एग्जाम्पल कोई बोलता है कि मुझे गेट 2024 का एग्जाम लिखना है 2 पेपर से, तो डबल कर दो। मान लो आपको लिखना है एमई प्लस एक्सी से और आप जनरल कैटेगरी के हो, तो 1700 प्लस 1700 3400 रुपए विल बी द एप्लीकेशन फीस। नाउ सर थोड़ा सा टाइमलाइन बता दो कि गेट का एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, एडमिट कार्ड कब आते हैं, गेट का एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होता है। तो थोड़ा सा रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं। ये जो डेट्स हैं, दीज डेट्स आर ऑफ गेट 2023, बट मोर और लेस यही डेट्स रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, जनरली वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हैं तो लास्ट ईयर 30th ऑफ अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया था। इन जनरल 1 ऑफ सितंबर से जो गेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है वो ओपन हो जाता है और लगभग 1 महीने का टाइम का विंडो होता है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इन 30 दिनों के टाइम इंटरवल में फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो उनको ग्रेस पीरियड दिया जाता है, उनको एक लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की सुविधा दी जाती है, जो कि होता है 7 डेज का विंडो। तो आप देख सकते हैं जनरली जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की विदाउट लेट फीस वो होती है 30th ऑफ सितंबर। 1 हफ्ता और मिलता है आपको, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से आप फॉर्म नहीं भर पाए तो 1 हफ्ता और मिलता है, बट यहां पर आपको लेट फीस लगेगी जो कि जनरली 500 रुपीज पर पेपर होती है। सर एडमिट कार्ड कब आते हैं? जो आपका जनवरी, जिस भी साल में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसके फर्स्ट वीक में इन जनरल एडमिट कार्ड आ जाता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन है, कुछ बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, गेट एग्जाम कब कंडक्ट होगा? फरवरी महीने का जो पहला सैटरडे होगा, फरवरी महीने का जो पहला संडे होगा, फरवरी महीने का जो सेकंड सैटरडे होगा, फरवरी महीने का जो सेकंड संडे होगा, इन 4 दिन में आपका गेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। जो 29 पेपर्स हैं, ये 29 पेपर्स इन 4 दिनों में कंडक्ट होते हैं। पहला सैटरडे, पहला संडे, दूसरा सैटरडे, दूसरा संडे। फॉर एग्जाम्पल सेम यही सिचुएशन गेट 2024 के लिए भी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो गेट 2024 की डेट्स फाइनलाइज की है आईआईसी बेंगलोर ने, ये एक नोटिफिकेशन आया है जहां पर आप देख सकते हैं द डेट्स ऑफ गेट 2024 एग्जामिनेशन हैव बीन फाइनलाइज्ड एज Feb 3rd, Feb 4th, Feb 10th, Feb 11th। तो बेटा ये जो है Feb 3rd ऑफ 2024 ये है फर्स्ट सैटरडे, 4th Feb ये है फर्स्ट संडे, 10th ऑफ Feb 2024 ये है सेकंड सैटरडे, 11th ऑफ Feb 2024 ये है सेकंड संडे। सर मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूं, मेरा पेपर किस दिन कंडक्ट हो सकता है गेट 2024 में? सर मैं एक्सी के लिए लिखना चाह रहा हूं, सर मेरा पेपर किस दिन कंडक्ट हो सकता है? सर मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूं, मेरा पेपर किस दिन कंडक्ट हो सकता है? तो बेटा ये था स्केड्यूल, ये था स्केड्यूल गेट 2023 का। अगर यही स्केड्यूल फॉलो होता है, अगर यही स्केड्यूल फॉलो होता है तो पहला सैटरडे 3rd ऑफ फेब, ऐसे लिख देता हूं, पहला सैटरडे जो है वो है 3rd ऑफ फेब 2024। फोरनून में कंप्यूटर साइंस कंडक्ट होना चाहिए, आफ्टरनून में मैकेनिकल कंडक्ट होना चाहिए पहली सैटरडे को। जो दूसरा जो पहला संडे है, जो पहला संडे है उसके फोरनून सेशन में इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होना चाहिए, उसके आफ्टरनून वाले सेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्ट होना चाहिए। जो दूसरा सैटरडे है
फेब 2024 का, उसके फोरनून सेशन में एक्सी कंडक्ट होना चाहिए और आफ्टरनून सेशन में ये सारे पेपर्स कंडक्ट होने चाहिए। जो दूसरा संडे है 2024 फेब मंथ का, उसके फोरनून सेशन में सिविल, आफ्टरनून सेशन में भी सिविल कंडक्ट होना चाहिए। तो ये पैटर्न रह सकता है गेट 2024 के पेपर्स के एग्जामिनेशन डेट्स का। नाउ कुछ जनरल क्वेरीज हैं, कुछ जनरल क्वेरीज हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ध्यान से देखना क्या क्या है। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। पहला, सर आई एम करंटली स्टडिंग इन थर्ड ईयर, एम आई एलिजिबल टू अपीयर फॉर गेट 2024 और एनी गेट एग्जामिनेशन? यस यू आर एलिजिबल, यस यू आर एलिजिबल। दूसरा, सर आई एम करंटली स्टडिंग इन थर्ड ईयर बीई बट थ्रू पैरेलल एंट्री, लेटरल एंट्री इन सेकेंड ईयर आफ्टर फिनिशिंग डिप्लोमा। कई बार डिप्लोमा वाले बच्चे सोचते हैं कि हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं। तो बेटा अगर आपने डिप्लोमा किया है और डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है, आप एलिजिबल हो गेट का एग्जाम लिखने के लिए। सर इज देयर एनी एज लिमिट फॉर गेट 2023? नो, देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट। आप किसी भी एज में गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ टाइम्स वन कैन अपीयर फॉर गेट? सर गेट के एग्जाम के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर कोई लिमिट है? मैं 2 बार लिखना चाहूं, 3 बार लिखना चाहूं, 4 बार लिखना चाहूं, जितनी बार आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। सर कैन आई अपीयर इन एनी ऑफ द गेट पेपर? यस यू कैन अपीयर इन एनी ऑफ द गेट पेपर। आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप मैकेनिकल से लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। डू आई नीड टू फिल 2 फॉर्म्स टू अपीयर इन 2 पेपर्स? सर मैं 2 पेपर्स में लिखना चाहता हूं गेट का एग्जाम, एमई एंड एक्सी में लिखना चाहता हूं, तो क्या मुझे गेट का फॉर्म 2 बार फिल करना पड़ेगा? नहीं। जैसे ही आप पोर्टल पे जाओगे, सबसे पहले आपसे वो यही पूछने वाला है कि आप गेट का एग्जाम 1 पेपर से लिखना चाहते हैं या 2 पेपर से लिखना चाहते हैं। जैसे ही आपने 2 पेपर भरा, 2 के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा, पहला पेपर दूसरा पेपर। अगर आपने सिर्फ ये भरा कि मैं एक ही पेपर से लिखना चाहता हूं, तो एक पेपर के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा, आपसे केवल एक ही पेपर के बारे में पूछा जाएगा। Is there any relaxation in cutoff score and fee for EWS category candidates? बेटा याद रखना, EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर। जहां तक एप्लीकेशन फी की बात है, आपकी एप्लीकेशन फी में कोई भी कंसेशन नहीं है, 1700 रुपीज पर पेपर ही है। हाँ, जहां तक गेट कट ऑफ की बात है तो यस, गेट कट ऑफ में आपको कंसेशन है। नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो गेट का कट ऑफ होगा वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से कम होगा। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ का 90% होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। लेट अस सपोज गेट 2024 में किसी ने मैकेनिकल का पेपर लिखा एंड लेट मी से जस्ट एज्यूम, ये नंबर मैं एज्यूम कर रहा हूं, 30 मार्क्स इज द कट ऑफ जनरल कैटेगरी। 30 मार्क्स इज द कट ऑफ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 30 मार्क्स है। तो बेटा ध्यान से सुनना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस, इनकी जो कट ऑफ होगी 90% ऑफ जनरल कैटेगरी, यानी कि 27 मार्क्स होगी। SC ST PWD की जो कट ऑफ होगी 2/3 ऑफ दिस 66.67% ऑफ जनरल कैटेगरी।
यानी कि 20 मार्क्स रहेगी। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है कि कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होती है। जो भी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होगी उसके बेसिस पर बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ डिसाइड होती है। ओबीसी नॉन क्रीमी की जनरल की 90%, ईडब्ल्यूएस की जनरल की 90%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की जनरल की 2/3 66.67% है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बट यस जो गेट की कट ऑफ होगी वो क्वालिफाइंग मार्क्स कम हो जाएंगे। फॉर हाउ मेनी गेट पेपर्स कैन आई अप्लाई? तो बेटा देखो, मिनिमम आप एक पेपर से अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम आप 2 पेपर से अप्लाई कर सकते हो, 1 और 2, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट नेक्स्ट जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वही चीजें समराइज की हुई हैं कि अगर आप करंटली 3rd ईयर में हैं या 4th ईयर में हैं या पास आउट हैं, यू कैन राइट द गेट एग्जाम इन 2024, है ना। अगर 2025 में आपको लिखना है तो आप 2025 में अगर 3rd ईयर में हैं आप लिख सकते हो, 4th ईयर में हो आप लिख सकते हो, आप पास आउट हो आप लिख सकते हो। एज की कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी कॉलेज से हो आप लिख सकते हो। नाउ यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? यहां तक हमने बात करी गेट एग्जामिनेशन के बारे में, यहां तक हमने बात करी गेट एग्जामिनेशन के बारे में। क्विकली मैं समराइज कर देता हूं, लेट मी समराइज क्विकली क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी हैं। हमने यहां पर सबसे पहले डिस्कस किया कि भाई ये जो 8 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कंडक्ट करते हैं गेट एग्जाम, हर साल इनमें से एक ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होती है। 2024 के लिए आईसी बेंगलोर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है। 2021 में 2 मेजर चेंजेस आए थे, 3rd ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं और आप 2 पेपर से एग्जाम लिख सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 100 मार्क्स, 3 आवर्स, 65 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 35 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स 13 मार्क्स, जो भी आपने पेपर सेलेक्ट किया है वो 72 मार्क्स। अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो तो आपका जो सेकंड पेपर है वो एक्सी है। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं। कौन कौन से पेपर के एस्पिरेंट्स एक्सी एज ए सेकंड पेपर लिख सकते हैं? मैकेनिकल, एरोस्पेस, केमिकल, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सिविल, फिजिक्स एंड इंडस्ट्रियल। देयर इज नेगेटिव मार्किंग फॉर एमसीक्यू 1/3। एमएसक्यू के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पार्ट मार्किंग नहीं है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो फीस है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए 850 रुपीज, जनरल कैटेगरीज के लिए 1700, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1700 एंड ऑफ कोर्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 1700 रुपीज। पेपर कब कंडक्ट होगा? फर्स्ट सैटरडे ऑफ फेब मंथ, फर्स्ट संडे ऑफ फेब मंथ, सेकंड सैटरडे ऑफ फेब मंथ, सेकंड संडे ऑफ फेब मंथ। ये मैंने टेंटेटिव डेट्स बताई हैं आपको और उसके बाद मैंने आपके क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। तो बेटा मैं आपको ये भी बता दूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यार देखो अभी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं अनअकैडमी प्लस तो 10% का प्राइस ड्रॉप चल रहा है, 25% का ऑफ चल रहा है। 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। और ये जो ऑफर है 27 जुलाई तक वैलिड है और यही 25% ऑफ आपका एक्सी के सब्सक्रिप्शन पर भी चल रहा है। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट एग्जामिनेशन? बेटा जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ द PSUs आर रिक्रूटिंग थ्रू गेट एग्जामिनेशन। मोस्ट ऑफ द PSUs आर रिक्रूटिंग थ्रू गेट एग्जामिनेशन। गेल गेट एग्जाम से ले रही है, NTPC आपकी गेट एग्जाम से ले रही है, ONGC आपकी गेट एग्जाम से ले रही है। मोस्ट ऑफ देम आर रिक्रूटिंग थ्रू गेट एग्जामिनेशन। आपको गेट का एग्जामिनेशन लिखना होता है, जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके रैंक के बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर करना होता है। फिर रिटर्न के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स टोटल एक मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपने मेरिट लिस्ट में कट ऑफ क्लियर किया है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। नाउ गेट इज द गेटवे फॉर हायर एजुकेशन।
GATE is the gateway for PSUs. Now, second opportunity. GATE is the gateway for higher education. For example, सर मेरा ड्रीम था IISc बेंगलोर, IITs, NITs से MTech करना, MS करना, डायरेक्ट PhD करना. Yes, GATE is giving you this opportunity. इन जनरल क्या होता है, मिनिमम 70% वेटेज होता है गेट के स्कोर का, एंड रिमेनिंग विल बी गिवन टू योर परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट और मे बी इन इंटरव्यू और मे बी इन एकेडमिक रिकॉर्ड, बट मिनिमम 70% वेटेज विल बी गिवन टू योर गेट स्कोर. सर अगर मैं एमटेक के लिए ज्वाइन करता हूं या एमएस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करता हूं या डायरेक्ट पीएचडी के लिए ज्वाइन करता हूं तो क्या मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी? यस. अगर आपने एमटेक के लिए ज्वाइन किया है या एमएस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है तो हर महीने 12,400 रुपए की स्टाइपेंड स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है. अगर आपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है तो स्टार्टिंग के 2 साल आपको 25,000 रुपए पर महीने स्कॉलरशिप मिलने वाली है. उसके बाद 28,000 रुपए पर महीने आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है. सर अगर मैं एमटेक, एमएस या डायरेक्ट पीएचडी करता हूं आईआईटी से तो क्या फ्यूचर है? स्काई इज द लिमिट. आप कोर प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं, आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं, आप एकेडमिक्स के लिए भी जा सकते हैं. नाउ सर बहुत हो गया इंडिया में, अब मैं जाना चाहता हूं बाहर. सर मैं विदेश से पढ़ाई करना चाहता हूं. गेट इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी आल्सो. सिंगापुर में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर. बेटा वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं. आप यहां से अपना हायर एजुकेशन कर सकते हैं. आप जर्मनी जा सकते हैं. जर्मनी में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, TUM टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच एंड RWTH आचेन यूनिवर्सिटी. आप यहां से अपनी हायर एजुकेशन कर सकते हैं. इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज हैं. सर मेरा बीटेक टेक्निकल हो गया, अब सर मैं मैनेजमेंट में जाना चाह रहा हूं. सर क्या गेट के थ्रू मैं मैनेजमेंट के कोर्सेज भी कर सकता हूं? यस, गेट के थ्रू आप मैनेजमेंट के कोर्सेज भी कर सकते हैं. निटी बॉम्बे से आप PGDI कर सकते हैं. इट इज इक्विवेलेंट टू MBA. जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 12,400 रुपए पर मंथ मिलेगी. एवरेज पैकेज विल बी 26.9 lakhs पर एनम. अभी रिसेंटली निटी बॉम्बे को अपग्रेड कर दिया गया है एज IIM मुंबई. लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के लिए जो एकेडमिक का नोटिस आएगा उसमें निटी बॉम्बे गेट के थ्रू ही लेने वाली है, क्योंकि अभी ये जो स्टेटस अपग्रेड हुआ है वो मिड ऑफ द सेशन हुआ है. तो निटी के मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे गेट के एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ निटी बॉम्बे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो मुझे लगता है 2024 वाला जो एकेडमिक साइकिल होगी वो गेट के थ्रू ही होने वाली है. नेक्स्ट, सर क्या मैं IIM अहमदाबाद जा सकता हूं गेट के थ्रू? क्या मैं IIM बैंगलोर जा सकता हूं? क्या मैं IIM कैलकाटा जा सकता हूं, लखनऊ? बिल्कुल जा सकते हो. देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. 4 साल का प्रोग्राम होता है, 2 साल का कोर्स वर्क होता है, 2 साल की रिसर्च होती है. स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है 31,200 रुपए पर मंथ पहले 2 साल में मिलेगी. उसके बाद आपको 33,700 रुपए पर मंथ मिलेगी स्कॉलरशिप. तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है. आपको PSU में जाना है, जॉब करनी है, करो. आपको IIT में जाना है, IISc बेंगलोर में जाना है, जाओ. आपको फॉरेन जाना है, आपको विदेश में जाना है, सिंगापुर जाना है, जर्मनी जाना है, जाओ. गेट क्लियर करो, पहुंचो. आपको मैनेजमेंट के कोर्सेज करने हैं, जी हां, मैनेजमेंट के कोर्सेज भी आप गेट एग्जाम की हेल्प से कर सकते हैं. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाई टू प्रिपेयर फॉर गेट. देखो मैंने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपको बताई, PSU मिलेगा, IIT मिलेगा, IISc मिलेगा, निटी मिलेगा, सिंगापुर जा सकते हो, ये सब आपको तब मिलेगा जब आपकी एक अच्छी खासी रैंक आएगी, एक अच्छा खासा गेट का स्कोर आएगा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई टू प्रिपेयर फॉर गेट. व्हाट इज द मोटिवेशन? देखो आप लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो. जब आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. और जब आप कॉन्सेप्चुअल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, आपके एकेडमिक्स इंप्रूव होते हैं. आपके कॉलेज में कोई भी कोर कंपनी आई प्लेसमेंट के लिए, आप फोड़ दोगे. कैंपस प्लेसमेंट में हेल्पफुल होता है. और कुछ नहीं अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो और रेज्यूमे में लिखते हो कि सर आई एम गेट क्वालिफाइड, इट इज गोइंग टू ऐड वेटेज टू योर रेज्यूमे.
इसके साथ साथ जब आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ अदर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट ए जेई के एग्जाम्स होते हैं, आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका टेक्निकल सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। आप एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इंडियन रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इसरो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और लास्ट मुझे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है कि आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो ये है कि यार देखो, वी आर इंजीनियर बाय चॉइस नॉट बाय चांस। हमने इंजीनियरिंग को बाय चॉइस चुना है, नॉट बाय चांस। तो अगर आपने इंजीनियरिंग को चुना है, अगर आपने सोचा है कि मैं एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, तो वेयर इज द नॉलेज? अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारा सेमेस्टर का एग्जाम आता है, 2 दिन पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 4 डेरिवेशन रटते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं। वेयर इज द फील ऑफ द सब्जेक्ट? वेयर इज द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट? वेयर इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट? तो यार आपको गेट का एग्जाम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी कोर्स को ज्वाइन करो, आप सेल्फ प्रिपरेशन करो गेट के एग्जाम के लिए, लेकिन ये जो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप सब्जेक्ट को फील करो, आप सब्जेक्ट से प्यार करो, आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज हो, आपको सब्जेक्ट की कमांड हो, आप सब्जेक्ट पर ग्रिप लाओ। So you should prepare for GATE examination for feel of the subject, for knowledge of the subject, for understanding of the subject. Now, सर सिलेबस क्या है? गेट के एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है? मैं अज्यूम कर रहा हूं मोस्ट ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर मैकेनिकल एस्पिरेंट, जो गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार देखो, ये है जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस। दिस इज द सिलेबस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड को टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वर्बल, क्वांट, एनालिटिकल एंड स्पेशल। 15 नंबर का आता है। उसके बाद है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। दिस इज द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल मेथड्स। हर इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर तक आते आते ये पूरा मैथमेटिक्स, सेकेंड ईयर खत्म होते होते ये जो पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाता है। फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो जाता है, मोस्टली सेकेंड ईयर के जो पहला सेमेस्टर मतलब थर्ड सेमेस्टर है उसमें कंप्लीट हो जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। 13 मार्क्स का वेटेज है। अब ये जो मैकेनिकल का सिलेबस है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 2 मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया है ना। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन वाला जो सेक्शन 2 है, इसमें क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स है, थ्योरी ऑफ मशीन्स है, वाइब्रेशंस है, मशीन डिजाइन है। ये जो सेक्शन 3 है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेज वाला, इसमें क्या क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हीट ट्रांसफर है, थर्मोडायनामिक्स है, एप्लीकेशंस है। ये वाला जो सेक्शन 4 है मैकेनिकल का तीसरा पार्ट, इसमें क्या क्या है, इसमें आपका मटेरियल्स है, कास्टिंग, फॉर्मिंग, जॉइनिंग है, मशीनिंग एंड मशीनिंग टूल ऑपरेशंस है, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन है, CIM है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, ऑपरेशन रिसर्च है। दिस इज द सिलेबस। जितना भी सिलेबस आप देख रहे हो मोस्टली ये पूरा सिलेबस आपका थर्ड ईयर तक कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब है गेट एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का है। फोर्थ ईयर में मुश्किल से ही कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको गेट एग्जाम के सिलेबस में दिख रहा होगा। यही रीजन है कि थर्ड ईयर्स आर आल्सो अलाउड टू राइट द गेट एग्जामिनेशन। तो बेटा जो लोग थर्ड ईयर में हैं उनको ऐसा नहीं सोचना है कि गेट के सिलेबस में कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो हमें फोर्थ ईयर में पढ़ना है। नो, थर्ड ईयर में आपने जितना पढ़ लिया है वही सिलेबस है आपका गेट एग्जामिनेशन का, और कुछ भी अलग नहीं है। नाउ व्हाट इज द वेटेज ऑफ वेरियस सेक्शंस? तो बेटा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है ये तो सबको पता है, जनरल एप्टीट्यूड इज ऑफ 15 मार्क्स। अच्छा, जनरल एप्टीट्यूड की एक ब्यूटी है, ब्यूटी यह है कि जनरल एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे MCQ होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, टोटल 15 मार्क्स। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे MCQ होंगे। नाउ इसके बाद है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जिसको सेक्शन 1 बोला गया है, ये आपका बेटा 13 मार्क्स का है।
अगर आप ध्यान से देखोगे 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड हो गया, 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, तो रिमेनिंग बचे 72 मार्क्स। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली, ये जो 72 मार्क्स हैं ये 3 बराबर हिस्सों में बांटे गए हैं, ये 3 बराबर हिस्सों में बांटे गए हैं। ये वाला जो डिजाइन वाला सेक्शन है, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, बेटा ये है 24 मार्क्स का। नाउ ये जो सेक्शन 3 है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस, ये भी है 24 मार्क्स का। ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। ये जो चौथा सेक्शन है, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी आपका है 24 मार्क्स का। इस तरीके से गेट मैकेनिकल के 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से गेट मैकेनिकल के 100 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिजाइन वाला पार्ट 24 मार्क्स, थर्मल वाला पार्ट 24 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट 24 मार्क्स। ना ये क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में रहता है, ये क्वेश्चन आप हमेशा आपके दिमाग में रहता है, व्हाट इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर गेट एग्जाम। सर कब हम गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें? देखो यार, 2021 से पहले आप अपना पहला अटेम्प्ट लिख सकते थे 4th ईयर में। तो उस टाइम पर ट्रेंड क्या था? जो एस्पिरेंट्स थे वो 3rd ईयर में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते थे, 4th ईयर में पहला अटेम्प्ट लिखते थे। और जब आप पहला अटेम्प्ट लिख रहे हो तो हर कोई पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है, आपके कॉलेज के एग्जामिनेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर अभी तक 2021 तक अगर आप देखोगे ट्रेंड यही था कि पहला अटेम्प्ट 4th ईयर में लिखा, फिर एक साल ड्रॉप लिया, और फिर ड्रॉप लेने के बाद एक अच्छी रैंक लाकर कहीं ना कहीं सेटल हो गए। लेकिन 2021 के बाद पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया है, क्योंकि 2021 और उसके बाद से आप 3rd ईयर में अपना पहला अटेम्प्ट लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, in the current situation, the best time to start for GATE is 2nd year। 2nd ईयर में आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। 2nd ईयर में आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और देखो, अगर आप 2nd ईयर में अपनी प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास हमेशा एक अपर एज रहेगा। आप कभी भी ये नहीं बोलने वाले हो कि सर मैं कॉलेज को और गेट के प्रिपरेशन को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में चल रहे होंगे, सेम वही सब्जेक्ट्स आप अपनी गेट की प्रिपरेशन के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके कॉलेज, आप 2nd ईयर में जस्ट आए हैं, आपके सेमेस्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपके सेमेस्टर में सॉलिड मैकेनिक्स है। यस, गेट के लिए भी फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ो। आप 3rd ईयर में आ गए, मशीन डिजाइन है, यहां पर मशीन डिजाइन पढ़ो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप गेट की प्रिपरेशन 2nd ईयर में करते हैं, आप हमेशा एडवांटेज में रहेंगे। आप हमेशा अपनी तैयारी को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में कर पाएंगे, जहां पर ना तो आपके एकेडमिक्स हैम्पर होंगे और ना ही गेट की प्रिपरेशन हैम्पर होगी। अब आप ये बोलोगे, सर मैं 1st ईयर में हूं तो क्या प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करूं? बेटा, अगर आपने इतना सोच लिया है कि 1st ईयर से ही मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आप बिल्कुल स्टार्ट करो। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, इसका वेटेज ही 20 मार्क्स है, यहां से स्टार्ट कर दो। और कई कॉलेजेस में तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी 1st ईयर में होता है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आप कर सकते हैं। सर मैं तो 3rd ईयर में आ गया हूं, तो क्या मैं प्रिपरेशन ना करूं? देखो, जैसे ही मैंने बोला 2nd ईयर इज द बेस्ट
टाइम टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन। तो ऑफ कोर्स डाउट आएगा फर्स्ट ईयर वाले को, डाउट आएगा थर्ड ईयर वाले को। बिल्कुल फर्स्ट ईयर को करनी चाहिए, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से करनी चाहिए। जो थर्ड ईयर वाले हैं आप लेट हो, आप लेट हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉलेज के साथ फोड़ नहीं सकते। आप कॉलेज के साथ फोड़ सकते हो अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, आप एक डिसिप्लिन्ड वे में अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप फोड़ सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि थर्ड ईयर में कुछ और सब्जेक्ट चल रहे होंगे और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बट अगर आप पेन लेने के लिए रेडी हो तो आप थर्ड ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एज सून एज पॉसिबल। सेकेंड ईयर से जो थर्ड ईयर में है, पास आउट है, फोर्थ ईयर में है, यार अब आपके पास टाइम नहीं है, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इस वीडियो को देखने के बाद से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नाउ नाउ कितने लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्सी के बारे में भी बता दूं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन अबाउट एक्सी आल्सो? कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक्सी के बारे में भी थोड़ा बता दूं? एक्सी के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखो बेटा, मेरा एक बच्चा है मैकेनिकल से इसका जो स्कोर है 850 है, एक्सी से इसका स्कोर 952 है, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है इस बच्चे की, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है ना। इस बच्चे ने मैकेनिकल से भी लिखा था, इस बच्चे ने एक्सी से भी लिखा था। अभी एक्सी के स्कोर से ये बच्चा आईआईसी बेंगलोर में बैठा हुआ है। तो यस, जैसा कि मैंने आपको बताया, गेट का एग्जाम टोटल 29 पेपर्स में कंडक्ट होता है और अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड के हो तो आपके पास 5 ऑप्शन है सेकंड पेपर के लिए, एरोस्पेस, इंस्ट्रूमेंटेशन, नेवल, पीआई, एक्सी। ऑफ कोर्स इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो एक्सी है। मैकेनिकल एज ए सेकंड पेपर एक्सी लिख सकते हैं, एरोस्पेस, केमिकल, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सिविल, फिजिक्स, प्रोडक्शन। अब सर थोड़ा सा ना एक्सी के पैटर्न के बारे में बता दो, ध्यान से देखना बेटा। जो एक्सी का पेपर है सेम टू गेट मैकेनिकल, सेम टू गेट सिविल, सेम टू गेट इलेक्ट्रिकल, सेम टू गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 3 आवर्स। टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स, 3 आवर्स। और ये जो 65 क्वेश्चंस हैं, ऑफ कोर्स 30 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 35 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। अब यहां पे ध्यान से सुनना, जो आपका एक्सी का पेपर है वो ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला हिस्सा जो हो गया वो हो गया जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, दूसरा हिस्सा हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का। मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है 13 मार्क्स, एक्सी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है 15 मार्क्स। और इसके अलावा क्या करना होता है आपको, 2 सेक्शंस चूज करने होते हैं जिनका वेटेज है 70 मार्क्स, 35 मार्क्स ईच। आई रिपीट, जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज है 15 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज है 15 मार्क्स, 7 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। और बाकी 70 मार्क्स के लिए आपको 2 सेक्शन चूज करने पड़ेंगे। हर सेक्शन का वेटेज होगा 35 मार्क्स, 9 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, 13 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेम वही कहानी है एमसीक्यू में, 1/3 इज द नेगेटिव मार्किंग। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमएसक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई पार्ट मार्किंग नहीं है। अब सर ये जो 2 सेक्शंस हैं ये कौन कौन से सेक्शंस हो सकते हैं? इनके लिए क्या मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ऑप्शंस हैं आपके पास। देखो बेटा, जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपलसरी है 15 मार्क्स का। इसके लिए जो कोड दिया गया है एक्सी पेपर में वो है एक्सी ए। नाउ फॉर रिमेनिंग 70 मार्क्स कितने सेक्शंस हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 सेक्शंस हैं इनमें से कोई भी 2 सेक्शंस आपको चूज करने हैं और आपको गेट एक्सी का पेपर लिखना है। अब ये 7 सेक्शंस कौन कौन से हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स एक्सी बी, मटेरियल साइंस एक्सी सी, सॉलिड मैकेनिक्स एक्सी डी, थर्मोडायनेमिक्स एक्सी ई, पॉलीमर एक्सी एफ, फूड टेक एक्सी जी, एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक साइंसेस एक्सी एच। अब जो मैकेनिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन कौन से सेक्शंस प्रेफरेबल हैं?
फ्लूइड मैकेनिक्स XCB, सॉलिड मैकेनिक्स XCD। मटेरियल साइंस गलती से भी मत लेना, जो आपका मैकेनिकल में मटेरियल साइंस है वो कुछ भी नहीं है गेट XC के मटेरियल साइंस के सामने। तो गलती मत करना मटेरियल साइंस का सेक्शन लेने की, या तो फ्लूइड मैकेनिक्स या सॉलिड मैकेनिक्स, या फिर तीसरा ऑप्शन है थर्मोडायनामिक्स XCE। मैं काम करता हूं इन तीनों को बाहर निकाल के आपको समझाता हूं। देखो, जो भी एस्पिरेंट्स मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए, जिनका प्राइमरी पेपर ME है, उनके लिए जो ये सेक्शंस हैं उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, XCB फ्लूइड मैकेनिक्स, XCD सॉलिड मैकेनिक्स, XCE थर्मोडायनामिक्स। इनमें से कोई भी 2 सेक्शन आप चूज करो और लिखो। 2023 में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मोस्ट ऑफ द XC एस्पिरेंट्स जिनकी रैंक आई है उन्होंने XCB और XCE का कॉम्बिनेशन बनाया था, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स का कॉम्बिनेशन बनाया था। इन जनरल जो पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है वो ये पैटर्न फॉलो होता हुआ आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो XCE है वो तो रहता है, मतलब 99% जो हैं XCE तो लेते हैं। सेकंड के लिए XCB और XCD में सेलेक्ट करते हैं। तो ये अब आपके ऊपर है, अगर आप कंफर्टेबल हो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ तो आप XCB के साथ जाओ, अगर आप कंफर्टेबल हो सॉलिड मैकेनिक्स से तो XCD के साथ जाओ, ये आपकी चॉइस है। बट 2023 में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मोस्ट ऑफ द रैंक्स XCB और XCE के कॉम्बिनेशन वालों की आई है। तो सिलेबस बता दो एक बार, कहीं सिलेबस कुछ बहुत ज्यादा अलग तो नहीं है XC का, तो मैं ये भी बता देता हूं बेटा, ये सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड का। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस सेम वही है जो मैकेनिकल का सिलेबस है, जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, जो सिविल का सिलेबस है, जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है। देयर इज नो चेंज, सेम वही, वर्बल, क्वांट, एनालिटिकल, स्पेशल, तो ये बिल्कुल सेम है। सर इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है? अरे यार वही है, सेम उस पर्टिकुलर स्लॉट में कितने भी पेपर्स में एप्टीट्यूड आया होगा वही एप्टीट्यूड XC में भी रहने वाला है। तो डोंट वरी अबाउट एप्टीट्यूड, जैसा और पेपर्स में आता है सेम वैसा ही आता है। नाउ मैथमेटिक्स में क्या क्या है? XCA 15 नंबर का है। मैथमेटिक्स में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है, कॉम्प्लेक्स है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, देन यहां पर प्रोबेबिलिटी है, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है एज कंपेयर टू मैकेनिकल सिलेबस, लेकिन हाँ जो XCA के क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा अच्छे लेवल पे आते हैं, अच्छी डिफिकल्टी लेवल पर आते हैं एज कंपेयर टू मैकेनिकल। एंड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, ये जो मैंने आपको सेक्शंस दिखाए हैं इनके अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैकेनिकल में नहीं है बट XC में आपको करने पड़ेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट XCB फ्लूइड मैकेनिक्स। XCB फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस क्या है? फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड मोशन, इंटीग्रल एनालिसिस, डिफरेंशियल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, इंटरनल फ्लोज। देन अगर आप यहां पर देखोगे बर्नौलीज इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, पोटेंशियल फ्लो, एक्सटर्नल फ्लोज। अगर आप यहां पर XCB का सिलेबस अच्छे से देख पा रहे हैं तो यहां पर अगेन सेक्शंस के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप मैकेनिकल में या तो नहीं पढ़ते हो या फिर उतना डिटेल में नहीं पढ़ते। फॉर एग्जांपल ये जो वाला पार्ट है रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये मैकेनिकल में आप नहीं पढ़ते हो या थोड़ा बहुत पढ़ते भी तो डिटेल में नहीं पढ़ते हो। ये वाला पार्ट एग्जैक्ट सॉल्यूशंस ऑफ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन फॉर क्विक फ्लो, पॉइजली फ्लो, थिन फिल्म फ्लो, ये आप अगेन मैकेनिकल में उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हो। पोटेंशियल फ्लो हो गए, ये आप मैकेनिकल में नहीं पढ़ते हो। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं, 3-4 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू मैकेनिकल, अगर आपने XCB चूज किया है तो। ये है XCD का सिलेबस।
अब ये जो XCD का सिलेबस है जरा ध्यान से देखो, जितना भी आपने मैकेनिकल में पढ़ा है सेम वही है, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज आप मैकेनिकल में पढ़ते हो, डिफॉर्मेबल बॉडीज की मैकेनिक्स आप मैकेनिकल में पढ़ते हो, वाइब्रेशंस भी आप मैकेनिकल में पढ़ते हो। डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस इस चीज का है कि यहां पर तीन सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ना है, आपको सॉलिड मैकेनिक्स भी पढ़ना है, आपको वाइब्रेशंस भी पढ़ना है ना। तो याद रखना, ये जो सॉलिड मैकेनिक्स भले ही लिखा है बट इसका मतलब ये नहीं है कि केवल डिफॉर्मेबल बॉडीज की मैकेनिक्स वो पूछेगा, वो रिजिड बॉडीज की मैकेनिक्स भी पूछेगा और वो वाइब्रेशंस भी पूछेगा। तो यहां पर तीन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। फ्लूइड मैकेनिक्स केवल एक ही सब्जेक्ट है, हाइड्रोलिक मशीन्स नहीं है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, टर्बो मशीनरी वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप मैकेनिकल में नहीं पढ़ते हो, पोटेंशियल फ्लो आप नहीं पढ़ते हो, नेवियर स्टोक्स उतना डिटेल में आप नहीं जाते हो, रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम आप उतना डिटेल में नहीं जाते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सी नो डिफरेंस, ये पूरा का पूरा आप मैकेनिकल में पढ़ते हो, ये पूरा का पूरा मैकेनिकल में आप पढ़ते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट आप मैकेनिकल में पढ़ते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हो, सेकंड लॉ पढ़ते हो, प्योर सब्सटेंस पढ़ते हो, थर्मोडायनामिक रिलेशंस पढ़ते हो, थर्मोडायनामिक साइकिल्स पढ़ते हो, आइडियल गैस मिक्सचर्स आप पढ़ते हो। तो जो XCE का सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम एज मैकेनिकल है। अगेन यहां पर अगर थर्मोडायनामिक्स लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना, जो मैकेनिकल का एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसका भी कुछ हिस्सा आपको यहां पढ़ना पड़ेगा। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, रैंकाइन साइकिल, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन, ये सब आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस में है। बट कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपने मैकेनिकल में नहीं पढ़ा होगा। दो चार टॉपिक ऐसे हैं जो आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेंगे। वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गई, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, मिक्सचर के लिए एनालिसिस हो गई, ये आपको डिटेल में करनी पड़ेगी। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है, जो आपने मैकेनिकल में पढ़ा है उसी को ही थोड़ा डेप्थ में लेकर जाना है। तो बेटा अभी आपको यह भी पता है, मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है 27 जुलाई को हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और अभी ऑफर चल रहा है। नेगी 10 लगाने पे आपको 10% का प्राइस ड्रॉप है, 25% का ऑफ है, 9+2 18+3 है। और ये जो मैंने आपको बताया 25% का ऑफ है, ये आपको एक्सी के गोल पर भी मिल जाएगा। एक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सत्यम कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अगर आपको एक्सी के लिए लेना है ये QR कोड को स्कैन करो और ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद मुझे यहां पर व्हाट्सएप कर दो 8341320644, उसके बाद मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है ना। एक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये देखो बेटा, ये मेरा बच्चा है यस, इस बच्चे के एक्सी का स्कोर 600 आया था, 600 समथिंग आया था, 421 रैंक थी, अभी IIT मद्रास में है। नाउ लुक एट हियर, थैंक्स अ लॉट सर, देयर इज अ वेरी बिग रोल ऑफ योर्स इन माय जर्नी। Every third, fourth person I come to meet here in IIT Madras is a Negi soldier. बच्चे जब वहां पर पहुंचे हैं ना, जब बच्चे IIT मद्रास में पहुंचे हैं, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस बच्चे को फील हुआ कि हर तीसरा चौथा नेगी सोल्जर है जो नेगी सर से अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा हुआ है। नाउ लुक एट हियर, ये है आपका ड्रीम, ये है आपका ड्रीम। अपने पेरेंट्स के साथ ये जो IIT मद्रास की वॉल है ना, इसमें फोटो खिंचवानी है। ये देखो IC बेंगलोर भर गया है नेगी सोल्जर से, IC बेंगलोर भर गया नेगी सोल्जर से। आउट ऑफ 50 अगर आप देखोगे 50 में से 18 नेगी सोल्जर्स हैं जो IC बेंगलोर पहुंचे। 18 में से 14 एक्सी के स्कोर से पहुंचे हैं, 3 मैकेनिकल के स्कोर से पहुंचे हैं और एक जो है वो PI के स्कोर से पहुंचा है। ये देखो, ये बच्चा मैकेनिकल इसका क्लियर नहीं हुआ था लेकिन एक्सी में फोड़ दिया। $518 गेट स्कोर पे IIT मद्रास मिल गया,
ये मेरा बच्चा प्रतीक है, आईआईटी मद्रास पहुंच चुका है। नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? सर हाउ टू क्रैक गेट एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सर मैं सेकंड ईयर में हूं, आप जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूं। सर मुझे गेट एग्जाम पहले अटेम्प्ट में फोड़ना है, मुझे थर्ड ईयर में फोड़ना है, मुझे आईआईटी में एमटेक की सीट सिक्योर करनी है, फोर्थ ईयर में मैं पीएसयू फोड़ूंगा। जब मैं कॉलेज से बाहर निकलूं तो खाली हाथ ना निकलूं। स्टार्ट अर्ली। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी प्रिपेयर करना चाह रहे हैं करो, मैथमेटिक्स के साथ करो, एप्टीट्यूड के साथ करो। सेकंड ईयर में करना चाह रहे हो, बेस्ट टाइम है, यू विल बी एबल टू बैलेंस योर कॉलेज एंड गेट प्रिपरेशन। स्टार्ट अर्ली। द सीक्रेट, ये देखो, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब आप स्टार्ट करने जाओ तो सबसे पहली चीज, नो योर सिलेबस। अपना सिलेबस देखो, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तभी आपको समझ में आएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है गेट एग्जामिनेशन के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो, व्हाट नॉट टू स्टडी। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना है, उसका सिलेबस देखो, और सिलेबस देखकर इस चीज को समझो कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये गेट मैकेनिकल के सिलेबस का है। एक बार ध्यान से देखो, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, देखो यहीं से मैंने लिया है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये जो सेक्शन 3 है का बॉटम वाला पार्ट देखो, एप्लीकेशन वाला पार्ट, यही मैंने लिया है। अब इस एप्लीकेशन वाले पार्ट में क्या क्या है, एक बार ध्यान से देखना आप लोग। इस एप्लीकेशन वाले पार्ट में क्या क्या है, एक बार ध्यान से देखना आप। पावर इंजीनियरिंग, जिसमें एयर एंड गैस कंप्रेसर्स हैं, वेपर एंड गैस पावर साइकिल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजनरेशन एंड रीहीट है। आईसी इंजन, जिसमें एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड ड्वेल साइकिल्स हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें वेपर एंड गैस रेफ्रिजरेशन है एंड हीट पंप साइकिल्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर, साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, बेसिक साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस हैं। टर्बो मशीनरी, इंपल्स एंड रिएक्शन प्रिंसिपल्स हैं, वेलोसिटी डायग्राम्स, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस एंड कैप्लान टरबाइन, स्टीम एंड गैस टरबाइन। अब अगर आप अपना बीटेक का सिलेबस देखो तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। अगर आप बीटेक का सिलेबस देखो तो ये 4 सब्जेक्ट हैं। यस, पावर प्लांट इंजीनियरिंग आप पढ़ते हो, आईसी इंजन्स आप पढ़ते हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आप पढ़ते हो, टर्बो मशीनरी आप पढ़ते हो। ये 4 सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर आप गेट का सिलेबस देखोगे, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं ये पूरे के पूरे गेट सिलेबस में नहीं है। इन चारों सब्जेक्ट से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। आईसी इंजन में सुपर चार्जिंग, वो सब चीजें कुछ नहीं है, डेटोनेशन, नॉकिंग वगैरह कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्वेल साइकिल, दैट्स इट। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सिलेबस कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं है वो गेट एग्जाम में नहीं आएगा। ये चीज आप जान लो, है ना। नाउ एनालाइज प्रीवियस पेपर्स। आपको प्रीवियस पेपर्स की एनालिसिस करनी है जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको यह पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये मत सोचना कि आपको कोई सिलेबस छोड़ना है। सिलेबस आपको पूरा कवर करना है, लेकिन हाँ, जब मैं रिवीजन करूंगा तो जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनका ज्यादा रिवीजन करूंगा, जो टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट हैं उनका कम रिवीजन करूंगा, जिन सब्जेक्ट्स का ज्यादा वेटेज है उनका ज्यादा रिवीजन करूंगा, जिन सब्जेक्ट्स का कम वेटेज है उनका कम रिवीजन करूंगा, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। नाउ स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। नाउ मान लो आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया, फिर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं अनअकैडमी पर ऑल स्टार टीचर्स हैं, उनके जो नोट्स मिलने वाले हैं आपको
मोर देन सफिशिएंट हैं। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, और अगर आप अनअकैडमी पर हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा या क्लास से पढ़ा, उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस टाइम पर आपको शॉर्ट नोट्स क्यों बना रहे हो, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझ में नहीं आएगा। उसका इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब गेट एग्जाम के लिए 2 महीने बचे होंगे, जब गेट एग्जाम के लिए 1 महीना बचा होगा और आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा। शॉर्ट नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन रिवीजन। अभी तो 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 5, 6, 7, 12 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जब 12 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो 12 नोटबुक्स को इधर से उधर पलटने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। और मैं बता रहा हूं, गेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जहां पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिरा, वहीं पे आपका गेट एग्जाम खराब हो गया। तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले हैं। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको न्यूमेरिकल्स के थ्रू, उनको प्रॉब्लम्स के थ्रू इंप्लीमेंट करना है। तो यस, कॉन्सेप्ट जरूरी है, एट द सेम टाइम उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन भी आपको करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई भी करना है प्रॉब्लम्स की हेल्प से। रिवीजन करना है। अब यहां पर जब मैं बोलता हूं रिवीजन करना है तो बी क्रिस्टल क्लियर, आपको डेली रिवीजन करना है। जो भी आपने कल पढ़ा उसका आज रिवीजन करना है, जो भी आपने आज पढ़ा उसका आने वाले कल को रिवीजन करना है। जो सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं सैटरडे संडे को रिवीजन करना है। रिवीजन इज मैंडेटरी। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट मी 2 महीने बाद वो सब्जेक्ट जीरो हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो सब्जेक्ट तो पढ़ा ही नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर गेट जर्नी इज रिवीजन। जितना स्मूथली आप रिवीजन को हैंडल करोगे, जितना रेस्पेक्ट आप रिवीजन को दोगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उतना ही रेस्पेक्ट गेट एग्जामिनेशन आपको देगा एग्जाम के दिन। टेस्ट लिखने हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करना है, देखना है कि आप कहां पर लैग कर रहे हो। अनअकैडमी प्लस पर हो तो हर वीकली आपके क्विजेस होते हैं, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज तो आपको मिलती ही है। तो जब तक आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहां लैग कर रहा हूं। तो यार टेस्ट सीरीज लिखनी है, टेस्ट लिखने हैं, क्विजेस लिखने हैं। एंजॉय एवरी स्मॉल सक्सेस, मैं इसको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मानता हूं, क्योंकि जो गेट की जर्नी है वो काफी लंबी जर्नी है। और ये इतनी लंबी जर्नी है कि बीच में बहुत सारे ऐसे फ्रीक्वेंटली ब्रेकर्स आएंगे जहां पर आपका मन होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दो। ऐसा होगा, सबके साथ होता है। जिसके ऑल इंडिया रैंक 1 आई है उसके साथ भी हुआ था। लेकिन आप कितना स्मूथली उस सिचुएशन को टैकल करते हो, इस पर आपकी रैंक डिपेंड करेगी, इस पर आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। और यार अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, डिसिप्लिन्ड में रहोगे, अच्छे से एक डेडिकेटेड वे में अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। गेट एग्जाम इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन। जैसा आपका जेई एडवांस होता है उस लेवल का एग्जामिनेशन गेट एग्जामिनेशन नहीं है। एंजॉय एवरी स्मॉल सक्सेस, क्योंकि जब आप एक छोटी सक्सेस को एंजॉय करोगे तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, और अगर सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो डिसिप्लिन में रहोगे, डेडिकेशन में प्रिपरेशन करोगे। याद रखना, आज मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा तो आपको मोटिवेशन केवल 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। आपका रिजल्ट आपके सेल्फ मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। नाउ सर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूं? आप फ्लूइड मैकेनिक्स से करो, आप थर्मोडायनामिक्स से करो, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से करो, सॉम से करो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से करो, जनरल एप्टीट्यूड से करो। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो इन 6 में से कोई भी 2 उठाओ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप थर्ड ईयर में हो, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप पास आउट हो, फोर्थ ईयर में हो, कोई भी 3 सब्जेक्ट उठाओ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आप फर्स्ट ईयर में हो, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड उठाओ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जब भी आप गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना ही करना है, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। काफी बच्चे, काफी एस्पिरेंट्स यहां पर गलती करते हैं। जो वो प्रैक्टिस करते हैं तो मैनुअल कैलकुलेटर से करते हैं, बट इन गेट एग्जाम यू विल बी गेटिंग द वर्चुअल कैलकुलेटर। और ये जो वर्चुअल कैलकुलेटर है ये मैनुअल कैलकुलेटर का एग्जैक्टली अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है। तो यार
वर्चुअल कैलकुलेटर का अभी से ही आप प्रैक्टिस करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे करता हूं? मैं अपने मैनुअल कैलकुलेटर में साइन लिखता हूं, साइन का मतलब बटन दबाता हूं, 30 लिखता हूं, 30 लिखता हूं और मेरे पास आंसर आ जाता है 1/2, और अगर मैं डेसिमल में देखूं तो 0.5। यहां पर एग्जैक्टली उल्टा है, यहां पर एग्जैक्टली उल्टा है। ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको साइन 30 चाहिए तो पहले अपने साइन का टैब दबाया, साइन का बटन दबाया, 30 टाइप किया, आपके पास 1/2 आ गया, आपने डेसिमल किया 0.5 आ गया। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर उल्टा है। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे पहले आपको 30 लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये जो साइन वाला है वो आपको दबाना पड़ेगा। और पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहीं पे ही अपना गेम गेट का लूज कर देते हैं, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो इससे बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे थे। अब उनको क्या है, वर्चुअल कैलकुलेटर पर आदत ही नहीं है, वर्चुअल कैलकुलेटर पर एक्सपीरियंस ही नहीं है। सीधा जाके एग्जामिनेशन हॉल में जब वर्चुअल कैलकुलेटर लिखते हैं तो पहली बात कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, और अगर वो चाहेंगे कि मिस्टेक ना करें तो बहुत स्लोली कैलकुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टाइम का लॉस होता है। और याद रखना, गेट एग्जामिनेशन में एक एक सेकंड बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। उस एक सेकंड में हो सकता है किसी ने एक क्वेश्चन का आंसर डाल दिया होगा और आपसे कंपटीशन में आगे निकल गया होगा। ये यार मैं इसको पर्सनली मतलब बहुत अप्रिशिएट करता हूं इस कोट को। अगर आप अपनी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं लेना चाहते हो तो कोई सक्सेस भी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मैं एकदम सिंपल जीवन व्यापन करूं, कोई चैलेंज ना हो, कोई हार्डवर्क ना हो, बस चलती जाए, तो यस देयर विल बी नो सक्सेस। आप एक आम आदमी वाली जिंदगी जीने वाले हो। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप चाहते हो कि आप एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करो तो यार आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, है ना। बिना बिना मेहनत किए, बिना चैलेंज लिए आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। याद रखना, हर किसी का ड्रीम होता है कि गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए, लेकिन रैंक 1 उसकी आती है जो रैंक 1 लाने के लिए मेहनत करता है। सिर्फ सोचने से, सिर्फ चैट बॉक्स में लिख देने से, सिर्फ कहीं पर कमेंट में जाकर लिख देने से या अपनी प्रोफाइल में नाम लिख देने से, गेट ऑल इंडिया रैंक 1 लिख देने से रैंक 1 नहीं आएगी। आपको जलना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको घिसना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तपना पड़ेगा, तब जाके रैंक 1 आती है। तो अगर आप लाइफ में कोई चैलेंज नहीं लेना चाहते तो कोई सक्सेस भी नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले तो आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन आपको डिसिप्लिन्ड वे में, डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। यस यू कैन, यस यू कैन। अगर मैं रैंक 1 ला सकता हूं, आप भी ला सकते हो। अगर मेरा बच्चा अंशुमन अग्रवाल ला सकता है, प्राइवेट कॉलेज से ला सकता है, आप भी ला सकते हो। मेरा बच्चा अमर रास्कर ऑल इंडिया रैंक 4 ला सकता है जॉब के साथ, आप भी ला सकते हो। सिर्फ आपकी रैंक इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो एक डिसिप्लिन्ड तरीके से। और ये कहानी मेरे बहुत दिल के करीब है। पता नहीं ना जाने मैंने कितनी बार ये कहानी सुनाई होगी। मैं जहां भी गया हूं आज तक, सैकड़ों सेमिनार मैंने लिए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन वेबिनार्स लिए हैं, हर बार मैं इस कहानी को जरूर सुनाता हूं। बिकॉज अगर आप इस कहानी को समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एटलीस्ट आप वो एक इनिशिएटिव तो ले पाओगे जहां पर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। एक आदमी होता है, अ मैन पासिंग द एलिफेंट्स। एक आदमी है, वो हाथियों के बगल से गुजर रहा होता है। सडनली ही स्टॉप्ड, सडनली वो एकदम चौंक कर रुक जाता है, कंफ्यूज्ड बाय द फैक्ट दैट दीज ह्यूज क्रिएचर्स, हाथी बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं, बड़े बड़े क्रिएचर्स हैं, दीज ह्यूज क्रिएचर्स वर बीइंग हेल्ड बाय ओनली अ स्मॉल रोप टाइड टू देयर लेग। इतने बड़े बड़े हाथी हैं, इतने बड़े बड़े हाथी हैं,
इस छोटी सी रोप से उनको बांध कर रखा गया है। चौंक गया आदमी। नो चेन्स, कोई बहुत बड़ी बड़ी चेन्स नहीं है। नो केजेस, कोई पिंजरा नहीं है। It was obvious that these elephants could at any time break away from their bonds, but for some reason they didn't. Obvious है यार, इतने बड़े बड़े हाथी हैं, जब चाहे तब इस छोटी सी रोप को तोड़कर फ्री हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। आदमी एकदम सरप्राइज्ड है, आदमी एकदम चौंका हुआ है कि यार ये ऐसा क्यों। He saw a trainer nearby. उसने बगल में पास में एक ट्रेनर को देखा and asked why these animals just stood there and made no attempt to get away. भाई ये इतने बड़े बड़े हाथी हैं, ये इस रोप को क्यों नहीं तोड़ देते, क्यों नहीं जा रहे हैं। ट्रेनर बोला, वेल, ट्रेनर सेड, when they are very young, जब ये हाथी बहुत यंग थे, and much smaller, बहुत छोटे छोटे थे, we used the same size rope to tie them. हमने यही छोटी छोटी रोप इनको बांधने के लिए यूज की थी। एंड एट दैट एज, उस छोटी सी एज में ये छोटा सा हाथी, इट्स एनफ टू होल्ड देम। उस छोटे से हाथी को होल्ड करने के लिए ये जो रोप है एनफ थी। एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे ये हाथी बड़े होते गए, दे आर कंडीशनड टू बिलीव दे कैन नॉट ब्रेक फ्री, दे कैन नॉट ब्रेक अवे। जैसे जैसे हाथी बड़े होते गए, उनको मानसिक रूप से, दिमागी रूप से ये विश्वास होने लगा कि वो इस रोप को तोड़कर नहीं जा सकते। they believe the rope can still hold them. उनको लगता है कि रोप अभी भी उनको होल्ड कर सकती है, so they never try to break free. इसीलिए वो कभी ब्रेक फ्री करने की कोशिश करते ही नहीं है। The man was amazed. These animals could at any time break free from their bonds, but because they believed they could not, they were stuck right where they were. इन्हीं हाथियों की तरह हमारी मेंटल कंडीशन हो गई है बेटा। जब हम लोग छोटे थे, 12वीं क्लास में जेई का मेन का एग्जाम लिखा, जेई का एडवांस का एग्जाम लिखा, हम लोग क्रैक नहीं कर पाए। और जब भी कोई बोलता है कि ये पेपर इस आईआईटी ने बनाया है, ये पेपर इस आईआईटी ने बनाया है, हमारे दिमाग में तुरंत ख्याल आता है जेई एडवांस का, जेई मेन का, कि यार उस टाइम पर नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू गेट का एग्जाम बहुत ही इजी एग्जाम है। एंड नाउ यू हैव ग्रोन अप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब आप ग्रोन अप हो गए हो, आपको पता है कि उस एग्जाम के दौरान आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स करी थी जो अब आपको नहीं करनी है। गेट का एग्जाम बहुत इजी है, गेट का एग्जाम बहुत इजी है। नाउ बेटा, मेरी क्लास की पीडीएफ आपको नेगी 10 टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी, यहां से आप ले सकते हो, है ना। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, अनअकैडमी लर्नर ऐप पर जाओ, मेरा नाम सर्च करो, है ना। 53 मिलियन वॉचमेट है, मैं फ्री क्लासेस लेता हूं, इन फ्री क्लासेस से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ही आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये सारी बुक्स आपको मिलती हैं। तो बेटा अब बताओ, आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आपकी कुछ क्वेरीज, अनुराग यार देखो आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह पर पहुंच चुके हैं सेम मैकेनिकल ब्रांच से, है ना। तो आपसे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरों से नहीं होगा। और किसी की कुछ क्वेरी है तो बताओ बेटा, किसी की कुछ भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो, किसी की कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। देखो मैंने आपको सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग करी थी कि गेट का एग्जाम जो है ये 8 इंस्टीट्यूट्स मिलकर करते हैं कंडक्ट, है ना। और यस, 2023 में आईआईटी कानपुर वाज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट, 2024 के लिए आईआईसी बैंगलोर है ना।
2021 में दो मेजर डिसीजन हुए जो कि अलग ही लेवल पे थे। 2021 में बोला गया, 2021 में ये डिसीजन लिया गया कि थर्ड ईयर्स आर एलिजिबल और 2 पेपर से हम गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। हाँ प्रिया, बहुत बच्चों ने किया है, क्यों नहीं कर सकते हो? प्रिया बोल रही है कि सर मैं केमिकल से हूं तो क्या मैं एरोस्पेस में अपना एमटेक कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप बेटा। सर गेट, मैकेनिकल गेट के लिए ऑल सब्जेक्ट की पीवाईक्यू की बुक कौन सी लें प्लीज टेल। जो भी लो ऐसी लेना जिसमें 30-35 साल के पीवाईक्यूज हों। आजकल मार्केट में एक ऐसी बुक भी लॉन्च हुई है जिसमें केवल 10-12 साल के पीवाईक्यूज दिए हैं। 10-12 साल के पीवाईक्यूज करके कुछ नहीं होगा। आई रिकमेंड ओनली दोज बुक्स, पीवाईक्यू बुक्स, जहां पे 30-35 साल के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं। आप गेट एकेडमी की भी बुक देख सकते हैं, वहां पर आपको 30-35 साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे मैकेनिकल के। उसमें सर जेई मेन का एग्जाम बेकार हो गया, प्लीज हेल्प मी। बेटा जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब आपको उसके बारे में नहीं सोचना कि जो हो चुका है, आपको उसके बारे में सोचना कि जो आपका वेट कर रहा है। डोंट बी दैट बिग एलिफेंट, वो बड़े हाथी की तरह मत बिहेव करो जिसको एक छोटी सी रस्सी से बांधा गया है। अब आप बड़े हाथी हो, बड़ा सोचो, मेहनत करो अच्छे से। सर डिप्लोमा के स्टूडेंट भी गेट दे सकते हैं, देखो इसीलिए तो मैंने, देखो आपने जो भी चीजें पूछी ना सब यहां पर हैं, मैंने हर चीज को एड्रेस किया है। ये देखो, I am currently studying in third year BE, but through parallel entry in second year after finishing diploma. Am I eligible to appear for GATE 2023, 24, 25, 26, whatever? Yes, you are eligible. अरे एरोस्पेस अगर आप अच्छी जगह से कर रहे हो प्लेसमेंट हो जाएगा, प्लेसमेंट आप पर डिपेंड करता है बेटा। अमित फर्स्ट ईयर के हैं बेटा, अगर फर्स्ट ईयर के हो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फर्स्ट ईयर के बच्चे यहां से तैयारी करेंगे। जो फर्स्ट ईयर में है मैकेनिकल में, यहां से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो बेटा। जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का है, यहां से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच सूर्या, कार्तिक, थैंक यू सो मच बेटा। और किसी की कुछ क्वेरी है? और किसी की कुछ क्वेरी है? सर गेट के लिए एलिजिबल कब हो पाऊंगा? जब आप थर्ड ईयर में आ जाओगे बेटा। जस्ट पास आउट फ्रॉम थर्ड ईयर बेटा। श्री सिंधे, इट्स टाइम टू एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन बेटा। रीना बोल रही है कि सर 31 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर, इस साल मैं ड्रॉप ले रही हूं, तो हाउ टू रीच 70+? अगर आप 70+ के लिए प्लान कर रही हैं तो बेटा एक काम करो, सबसे पहले तो आप एनालिसिस करो कि आपके 31 मार्क्स आए थे तो क्यों आए थे, है ना। ये थोड़ी सी एनालिसिस करो कि 31 मार्क्स क्यों आए थे। उसके बाद आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली प्लान करो। जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं उनकी प्रैक्टिस करो, जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं जिनमें आपकी कमांड है उनकी प्रैक्टिस करो। जिन सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिन सब्जेक्ट्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उन सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ो और फिर अच्छे से उनके क्वेश्चंस लगाओ। मुकेश सर, यू आर द बेस्ट टीचर इन गेट फील्ड, बहुत सही डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी बताते हो। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। सर थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। अमित अगर फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स है तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अगर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपका फर्स्ट ईयर में है तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। अंकुर क्या बोले सर, जॉब के साथ गेट मैकेनिकल में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? कर सकते हो अंकुर, कर सकते हो। डिपेंड करता है कि अभी तक आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है ना। अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हो जॉब के साथ, और मतलब डिपेंड करता है कि अभी आपका नॉलेज का लेवल कैसा है। अगर आपका बीटेक का नॉलेज का लेवल ठीक ठाक है तो आप गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। 6 महीने सफिशियंट हैं
एक अच्छी रैंक लाने के लिए। बट बाई चांस अगर आपका नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जॉब के साथ स्टार्ट कर रहे हो, मैकेनिकल के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो मेरी सलाह ये होगी कि पहले जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, वाइब्रेशंस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लो और उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको 2024 के लिए जाना है या फिर 2025 के लिए जाना है। सर इसरो थर्मो पार्ट 2 कब आएगा? आएगा बेटा, इट विल कम, इट विल कम। और किसी की कुछ क्वेरी है तो बेटा मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, नेगी 10 कोड लगाने पर आपको 10% का प्राइस ड्रॉप मिल रहा है, 25% का ऑफ मिल रहा है, एक्स्ट्रा ड्यूरेशन मिल रहे हैं। 9 + 2 18 + 3। सर कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें डेली? ऐसा कुछ है नहीं कि आपको हर दिन इतने प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपकी रैंक आएगी। आपको अपनी देखो, हर किसी का अलग अलग होता है। मैं यहां से खड़े होकर बोलती कि 50 क्वेश्चन रोज करो, तो ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको देखना पड़ेगा। मेरी सलाह आपको ये होगी कि जो सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उनकी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो, आप मॉड्यूल टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, आप सब्जेक्ट वाले टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, और जो सब्जेक्ट नहीं किए हैं उनको एक्सेलरेटेड वे में कंप्लीट करना स्टार्ट करो। आरएसी में एक्सी का क्या सिलेबस है बेटा? लिखा हुआ है ना सामने, आरएसी में एक्सी का क्या सिलेबस है, ये देखो। आरएसी में एक्सी का क्या सिलेबस है? ये रहा एक्सीई, है ना। एयर वाटर वेपर का जो मिक्सचर है उसकी एनालिसिस है ना। सिंपल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग दम है ना। स्पेसिफिक एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटीज है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर है ना। एडियाबैटिक सैचुरेशन टेम्परेचर है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट है। ये हो गया आपका एयर कंडीशनिंग वाला पार्ट। रेफ्रिजरेशन में क्या है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है। सर वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करें? अरे ये तो आप डाउनलोड कर लो ना, ऐप आता है, वर्चुअल कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड कर लो बेटा। वर्चुअल कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। और किसी की कुछ क्वेरी है? और किसी की कुछ क्वेरी? अच्छा बेटा, गेट एक्सी के सब्सक्रिप्शन पर भी आपको 25% का ऑफ मिल रहा है। जो एक्सी के लिए डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, 25% ऑफ है रे बाबा। और किसी की कुछ क्वेरी है? और किसी की कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए। इफ एनीवन एल्स इज हैविंग एनी अदर क्वेरी, फील फ्री टू आस्क। चलो ठीक है। कैसे एक्सी का सब्सक्रिप्शन लेना है? इस क्यूआर कोड को स्कैन करो, -10 लगाओ और मुझे व्हाट्सअप कर देना। ये सारी बुक्स आपको मिलती हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, प्रिंटेड बुक्स। और जो आप फीस पे कर सकते हो, ईएमआई में पे कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ईएमआई में पे करने के। लोन लेकर आप पे कर सकते हो, है ना। ना जो लोन है ब्यूटी, नो कॉस्ट ईएमआई, 0% इंटरेस्ट, 2 घंटे में अप्रूव हो जाता है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर से। दिस इज द फीस स्ट्रक्चर बेटा, है ना। कोड एक ही है, -10। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, कहीं पर भी इनवाइट कोड यूज करना है, कोड एक ही है, -10। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सत्यम क्या बोले? सर मैंने ऑलरेडी थर्मोडायनामिक्स एंड एफएम कर लिया है गेट एमए, बट अगर एक्सी के लिए कोर्स लूं तो कैसे मैनेज होगा? मैं बता दूंगा ना सत्यम, डोंट वरी, लेकर मुझे व्हाट्सअप करो, आई विल टेल यू। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।